हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 30 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है 3 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSU को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड MIL, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने को मंजूरी दी है। किन किन को दिया गया है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड को। ठीक है, तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा है वो किन को दिया जाता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तो जिन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPSE ने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया है। ठीक है, पिछले 3 सालों में लगातार फायदे में रही है और कम से कम 3 वर्षों में कर पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। ठीक है, कर पूर्व लाभ है वो 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक है वे मिनी रत्न 1 का दर्जा दिए जाने के लिए पात्र हैं। ठीक है, अगला है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट है वो भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 17वां संस्करण है। उसका आयोजन 31 मई से 13 जून 2025 तक उलान बटार मंगोलिया में किया जाएगा। ठीक है, इसके 17वें संस्करण का आयोजन 31 मई से 13 जून तक उलान बटार मंगोलिया में किया जाएगा। भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है, वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, और इसके 16वें संस्करण का आयोजन है वो जुलाई 2024 में उमरोई मेघालय में किया गया था। ठीक है, उमरोई के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया था 16वें संस्करण का आयोजन। अगला है सांग्रीला डायलॉग 2025। तो ये सांग्रीला डायलॉग का 22वां संस्करण है और ये 30 मई से 1 जून तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर द्वारा सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। और सांग्रीला डायलॉग रक्षा और सुरक्षा विषय पर एशिया का प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन है जो दुनिया भर से रक्षा मंत्रियों, सैन्य प्रमुखों, नीति निर्माताओं और रणनीतिक विशेषज्ञों को एक मंच पर लेकर आता है। नेक्स्ट है इंडिया AI स्टार्टअप ग्लोबल इनिशिएटिव। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया AI मिशन ने इंडिया AI स्टार्टअप ग्लोबल इनिशिएटिव के लिए 10 अत्याधुनिक भारतीय AI स्टार्टअप के चयन की घोषणा की है। ठीक है, तो इंडिया AI स्टार्टअप ग्लोबल इनिशिएटिव है वो स्टेशन F पेरिस का और HEC पेरिस के साथ साझेदारी में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, और स्टेशन F पेरिस है वो फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप कैंपस है और HEC पेरिस है वो यूरोप के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में से एक है जो कार्यक्रम विकसित करता है और स्टार्टअप उद्यमियों और इनोवेटर्स के लिए एक प्रमुख इकोसिस्टम बनाता है। अब देख लेते हैं इंडिया AI मिशन के बारे में। तो इंडिया AI मिशन को भारत सरकार द्वारा मार्च 2024 में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के माध्यम से AI नवाचार को उत्प्रेरित करने वाला एक व्यापक इकोसिस्टम स्थापित करना है। ठीक है, और इंडिया AI मिशन है उसके 7 स्तंभ है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है इंडिया AI कंप्यूट, दूसरा है इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, तीसरा है इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म, चौथा इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल, पांचवा इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, छठा है इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सातवां है सुरक्षित और विश्वसनीय AI। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और असम राइफल्स के अधिकारी पद से नीचे के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन एक पद ऊपर मानद पद ऑनरेरी रैंक देने का फैसला किया है। ठीक है, तो जैसे कांस्टेबल है उसको हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा। हालांकि इसका वेतन उनको प्रदान नहीं किया जाएगा, एक ऑनरेरी रैंक होंगी उनको सम्मानित करने के लिए। तो उनको उस पद का वेतन नहीं दिया जाएगा लेकिन उसकी रैंक प्रदान की जाएगी और पेंशन लाभ वगैरह हैं वो उनके जो मूल पद जिस पद पे वे थे ऑनरेरी रैंक देने से पहले उसी के प्रदान किए जाएंगे। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा नई दिल्ली में जल शक्ति राज्य मंत्री V सोमन्ना की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 का शुभारंभ किया गया।
SSG 2025 के तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 761 जिलों के 21,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा। 761 जिलों के 21,000 गाँवों को इसमें शामिल किया जाएगा और 4 प्रमुख घटकों के आधार पर रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा। वो घटक कौन कौन से हैं? पहला है जिला स्व मूल्यांकन रिपोर्ट और ODF प्लस मॉडल सत्यापित गाँवों के डेस्कटॉप सत्यापन के आंकड़ों के आधार पर सेवा स्तर की प्रगति। दूसरा है नमूनाबद्ध गाँवों, घरों और स्कूलों, CSC आदि सहित सार्वजनिक स्थानों में क्षेत्र आधारित अवलोकन के माध्यम से गाँव की स्वच्छता स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन। तीसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों, गोबरधन संयंत्रों और मल कीचड़ प्रबंधन प्रणालियों जैसे स्वच्छता बुनियादी ढांचे की कार्य क्षमता का प्रत्यक्ष अवलोकन। और चौथा है SSG 2025 नागरिक प्रतिक्रिया, जो मोबाइल एप्लीकेशन और क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान आमने सामने बातचीत के माध्यम से एकत्र की गई। ठीक है, ये एकत्र की जाएगी। नागरिक प्रतिक्रिया है वो मोबाइल एप्लीकेशन और क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान आमने सामने की बातचीत के माध्यम से एकत्र की जाएगी। तो ये इसके 4 पैरामीटर होंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025। 29 मई को देहरादून स्थित CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान CSIR IIP में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, CSIR IIP के द्वारा इसका आयोजन किया गया 29 मई को देहरादून में। इसका उद्देश्य भारत में बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, और ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव पहल का एक हिस्सा है और इसे पहली बार जुलाई 2023 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है संशोधित ब्याज सहायता योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान घटक को जारी रखने तथा आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड KCC के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, और किसानों को KCC के माध्यम से 7% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण मिलते हैं और ऋण देने वाली पात्र संस्थाओं को 1.5% 1.5% ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। ठीक है, तो जो ये ब्याज अनुदान वाला घटक है इसको अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है, और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% तक ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिससे KCC ऋण पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% तक कम हो जाती है। 4% ब्याज ही उनको देना पड़ता है। केवल पशुपालन या मत्स्य पालन हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज लाभ है वो 2 लाख रुपए तक लागू है। ठीक है, और KCC का क्रियान्वयन है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। अगला है विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति। तो विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति हैं वो विश्व के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र 16 वर्ष के भारतीय हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। विश्व के 7 महाद्वीप हैं उनकी सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाले 16 वर्ष की उम्र में, और ये विश्व में दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इससे पहले काम्या कार्तिकेयन थी, वो 17 वर्ष की आयु में 7 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय थी। ठीक है, और विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो वो अमेरिकी पर्वतारोही जॉर्डन रोमेरो हैं। ये 15 साल की उम्र में इन्होंने उपलब्धि हासिल की। ठीक है, तो विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति हैं वो विश्व के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। जापान ने बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए बाध्य करने वाला कानून बनाया है। ठीक है, तो कार्बन ट्रेडिंग है उसमें शामिल होने के लिए बड़ी कंपनियों को बाध्य किया जाए, उसके लिए जापान ने एक कानून बनाया है। इस कानून के तहत देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के तहत सैकड़ों प्रमुख कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में भाग लेने के लिए बाध्य किया गया है। ठीक है, और संशोधित कानून के अनुसार 1 लाख टन कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनियों को एक व्यापार प्रणाली में भाग लेना आवश्यक है, जिसे अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो जिस कंपनी का कार्बन उत्सर्जन है वो 1 लाख टन है, उनको जो ये प्रणाली है कार्बन ट्रेडिंग प्रणाली है, ठीक है, उसमें भाग लेना अनिवार्य होगा। और ये कब से होगा? अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट है भारत की पहली जीन संपादित भेड़।
शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST कश्मीर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके इसको विकसित किया गया है। CRISPR-Cas9 है वो जीन एडिटिंग की एक तकनीक है, ठीक है। और जीन संपादित मेमने को मायोस्टेटिन जीन के लिए संशोधित किया गया है जो मांसपेशियों की वृद्धि का नियामक है। इसमें ये जो मायोस्टेटिन जीन है इसके लिए इसको एडिट किया गया है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ये मांसपेशियों की वृद्धि है उसको रेगुलेट करता है। तो जीन संपादित मेमने का भार है वो सामान्य भेड़ की तुलना में 30% अधिक होगा, ठीक है। तो इनसे जो ऊन है वो तो सेम ही मिलेगी, लेकिन जो मांस है वो इनमें ज़्यादा होगा। ये उपलब्धि SKUAST कश्मीर के पशु चिकित्सा विज्ञान संकाय के डीन रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा लगभग 4 वर्षों के शोध के बाद हासिल की गई है। इससे पहले वर्ष 2012 में रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में भारत की पहली पश्मीना बकरी नूरी का क्लोन तैयार किया गया था, ठीक है। नूरी का क्लोन भी SKUAST के वैज्ञानिकों द्वारा ही तैयार किया गया था। नेक्स्ट है आइजोल रेल संपर्क वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो आइजोल को अब राज्य में बैराबी सैरांग लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल को राज्य में बैराबी सैरांग लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। असम की सीमा के पास कोलासिब जिले में बैराबी अब तक मिजोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन रहा है। और सैरेंग आइजोल का एक उपनगर है जो शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। इससे पहले असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है वो रेल नेटवर्क से जोड़ी जा चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में अभी तक रेल नेटवर्क का अभाव था, ठीक है। तो अभी सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है और अभी तक 4 राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। और पूर्वोत्तर के 4 अन्य राज्यों की राजधानियां सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा और मेघालय की शिलोंग है वो अभी भी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं। नेक्स्ट है राजा कुमारी। भारतीय मूल की गायिका, गीतकार और रैपर राजा कुमारी को अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित होने वाली ये भारतीय मूल की पहली संगीतकार है राजा कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट है अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर घोषित किया गया है, ठीक है। तो 2026 की जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप होगी उसका आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा और इसका आयोजन 1 से 10 अप्रैल तक होने वाला ये कार्यक्रम भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। तो वर्ष 2026 में 1 से 10 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा और ये अहमदाबाद में आयोजित होगा। दिन के समय अपनी बिजली की पूरी मांग सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का दीव जिला है जो दिन के समय अपनी जो भी ऊर्जा जरूरतें हैं उनको सौर ऊर्जा से पूरा करता है। दमन एवं दीव का दीव जिला। नेक्स्ट है इंटरपोल द्वारा भारत के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। तो इंटरपोल ने वीजा धोखाधड़ी के सिलसिले में वांछित पूर्व फ्रांसीसी दूतावास अधिकारी शुभम शोकिन की वैश्विक संपत्तियों का पता लगाने के भारत के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। जो सिल्वर नोटिस है वो एक रंग कोडित नोटिस है जिसे जनवरी 2025 में इंटरपोल द्वारा दुनिया भर में अवैध संपत्तियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए पेश किया गया था, ठीक है। इसको जनवरी 2025 में ही शुरू किया गया है इंटरपोल द्वारा। और किस लिए किया गया है? तो दुनिया भर में जो अवैध संपत्तियां हैं उनकी आवाजाही पर नजर रखने के लिए, ठीक है। और भारत सिल्वर नोटिस जारी करने के पायलट चरण में भाग लेने वाले 51 सदस्य देशों में से एक है। अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है और पायलट चरण के भाग के रूप में प्रत्येक देश है उसको 9 सिल्वर नोटिस प्रकाशित करवाने का अधिकार है। वो 9 सिल्वर नोटिस जारी करवा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इटली के अनुरोध पर पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया था और इंटरपोल है वो 9 प्रकार के रंग कोडित नोटिस जारी करता है जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य दुनिया भर के सदस्य देशों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो भारत प्रत्येक देश है वो 9 सिल्वर नोटिस जारी करवा सकता है और भारत का एक पहला है, ठीक है। और विश्व में पहला किसने जारी करवाया था? तो वो इटली ने जारी करवाया था।
जनवरी 2025 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है हर शिखर तिरंगा अभियान। तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान दिरांग अरुणाचल प्रदेश की टीम द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराना है। और टीम ने एक साल में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सभी 28 भारतीय राज्यों के सबसे ऊंचे बिंदुओं पर चढ़ाई पूरी कर ली है। हाल ही में निमास के निदेशक और कंचनजंगा अभियान के टीम लीडर कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम द्वारा 8586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कंचनजंगा की चोटी पर चढ़ाई के साथ ही ये अभियान पूरा हो गया है। ठीक है, और कंचनजंगा है वो ग्रेट हिमालय रेंज में सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है FIBA महिला एशिया कप 2025। चीनी खिलाड़ी मियाओ लीजी और जापानी खिलाड़ी युकी ओगा को FIBA महिला एशिया कप 2025 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। FIBA महिला एशिया कप महिलाओं का बास्केटबॉल टूर्नामेंट है जो प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। और FIBA महिला एशिया कप 2025 का आयोजन 13 से 20 जुलाई तक चीन के शेनज़ेन में किया जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।